लागू करना उन्हीं की जिम्मेदारी थी। अगर हम सब ये चाहते हैं कि अंग्रेजी की जगह हमारी वतन की जबान तमाम मुल्क, तमाम कौम की जबान हो, तो इसके सिवा हमारे सामने कोई चारा नहीं कि एक मुद्दत तक हम सब्र और इंतजार करें और अंग्रेजी को कायम रखते हुए वतनी जबान की तालीम बढ़ाने की कोशिश करें। अब एक मुल्क या कौम की जिंदगी में 15 बरस की मुद्दत कौन सी बड़ी मुद्दत हुई, ये तो 15 दिन से भी ज्यादा नहीं। जहां तक जबान का ताल्लुक है तो आमतौर पर यह बात मान ली गई है कि कौमी जबान वो जबान हो सकती है जो उत्तरी हिंद की जबान हो, लेकिन इस वक्त उत्तरी हिंद की जबान के लिए 3 नाम पैदा हो गए हैं: उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी अपने वसी दामन में उत्तरी हिंद की जबान के तमाम रंग और रूप ले सकती है। उसमें हिंदी भी आ सकती है, उसमें उर्दू भी आ सकती है और इसके सिवा एक नए फैलाव की गुंजाइश भी रह जाती है। हिंदुस्तानी किसी भी अंसर को खारिज नहीं करती, बल्कि हर चीज को अपने अंदर समेट लेती है। इल्मी जबानें इस तरह नहीं बना करती जिस तरह बनावटी उसूलों और पाबंदियों के जरिए एक चीज बनाई जाती है। जबानें बनाई नहीं जाती, जबानें खुद ब खुद बनने लगती हैं। जबानें ढाली नहीं जा सकती, बल्कि खुद ब खुद ढलने लगती है। आप लोग जबानों पर बनावटी उसूलों और पाबंदियों के कुफ्र लगा सकते, लेकिन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ताले वो कुफ्र लगेंगे नहीं, बल्कि खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर पड़ेंगे। जबान का कानून आप सबकी पकड़ से बाहर है। हर चीज के लिए कानून बनाया जा सकता है, लेकिन जबानों की कुदरती चाल के लिए कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती है। जबानें खुद ब खुद अपने लिए एक रास्ता इख्तियार कर लेती हैं और फिर उसी रास्ते पर चलते चलते अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच सकती है। खुद गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का इसी राय पर अमल रहा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में ये बात कांग्रेस पार्टी के सामने आई तो मैंने कुदरती तौर पर इसी राय पर जोर दिया। मुझे तवक्को थी कि कम से कम कांग्रेस के पुराने साथी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, गांधी जी के सिद्धांतों पर जमे रहेंगे। लेकिन अफसोस, मैं अपनी ये बात आप सबसे छुपा नहीं सकता कि मुझे बेहद मायूसी हुई ये देख करके चंद गिने हुए कदमों के सिवा बाकी तमाम कदम अपनी जगह से हिल रहे थे। बिलाखिर ये मामला ड्राफ्टिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया और उस कमेटी से दरखास्त कर दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस हिस्से का एक नया मसवदा तैयार किया जाए और फिर पेश किया जाए। और इस कमेटी में कुछ
नए मेंबरान भी बिठाए गए, उनमें से एक मैं था। इस कमेटी के पहले इजलास में भी मैं शरीक रहा, लेकिन वहां मैंने ये देखा कि अक्सरियत पहले से ही एक खास राय पर जमी हुई थी और किसी भी तरह से इस बात के लिए राजी नहीं थी कि हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को इख्तियार कर लिया जाए या फिर हिंदी की तशरीह करके उसके मफहूम में एक नया फैलाव पैदा किया जाए। इस सूरत हाल में मैंने महसूस किया कि मेरा वहां रहना तकरीबन बेकार है, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस कमेटी से अलग हुआ। मुझे यह देखकर सख्त मायूसी हुई कि इस तरफ से लेकर उस तरफ, यानी कि हर तरफ तंग ख्याली छाई हुई है। तंग ख्याली का मतलब समझे? नेरो माइंडेडनेस, यानी कि दिमाग का छोटा और सिमटा हुआ होना और हर तरह से फैलाव और ऊंचाई से इनकार करना। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा तंग दिमाग लेकर हम दुनिया की बड़ी कौम हरगिज नहीं बन पाएंगे। हिंदुस्तानी के खिलाफ जो भी कुछ कहा गया उसमें से इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि अगर हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को इख्तियार कर लिया गया तो उसमें उर्दू के लिए गुंजाइश पैदा हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह की गुंजाइश पैदा हुई तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी, कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। मेरे दोस्त मुझसे नाराज ना होंगे अगर मैं ये भी कहूं कि इस तंग ख्याली का दूसरा मंजर मैंने आदात यानी कि न्यूमरल्स की बहस में भी देखा था। दरअसल जबान का यह मसला जिस तरह से हल होना चाहिए था उस तरह से हल नहीं हुआ। मैंने कोशिश की, मेरे चंद दोस्तों ने कोशिश की, लेकिन फिर हमने ये महसूस किया कि मौजूदा आब हवा में इससे ज्यादा लचक पैदा नहीं हो सकती है जिस कदर मिस्टर यंगार की तरमीम में पैदा हो गई है। लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके।